हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वेक्टर एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम लोग समझेंगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। इन तीनों मोशंस को समझने के बाद में हम लोग चलेंगे अपने वेक्टर के पास में। अपना वेक्टर मतलब अपना वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोगों ने सोचा था 1 डायमेंशनल मोशन, थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे और मैथ्स में आप लोग 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में, एक्स वाई प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल किसी भी प्लेस में ओनली एक प्लेन में ना चलकर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पे चल रहा हो, मान लो एक्स पे चल रहा हो, वाई पे चल रहा हो, जेड पे चल रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन में चल रहा है, प्लेन का मतलब ये होता है कि सरफेस पे चल रहा है, मतलब किसी भी टाइम पर एक साथ 2 लोकेशन पे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पार्टिकल कहाँ चल रहा होगा, तो वो चल रहा होगा आपका किसी भी प्लेन पे, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक्स वाई पे चलेगा, वाई जेड पे चलेगा, जेड एक्स पे चलेगा, इस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है ना। अगर यही पार्टिकल स्पेस में किसी भी जगह पर चलने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, तो 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है ना। ये सब हम लोग पहले से समझ चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके हम लोग अपने वेक्टर पे आएंगे कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से वेक्टर होते हैं, कौन से वेक्टर के रूल्स होते हैं, इन सभी को हम लोग सेकंडों में जान लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, वेक्टर्स। तो वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर के पास में क्या होना चाहिए, तो वेक्टर के पास में होना चाहिए मैग्नीट्यूड। सबसे पहले वेक्टर के पास में होना चाहिए खुद का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे कि कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्वांटिटीज़ है आपकी वेलोसिटी, जिसके पास में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, और क्या होता है, उनके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। और उससे पहले डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट टाइम पर जितनी डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल कवर करता है उसे हम इसकी वेलोसिटी कहते हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। हालांकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, पर फिर भी रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में आए भी हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ये सभी कैसी क्वांटिटीज़ है, ये सभी की सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इन सभी के पास में डायरेक्शन भी है और प्लस और क्या है, और इनके पास में मैग्नीट्यूड भी है। तो 3 चीज़ें हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो ये हमें समझना है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी पार्टिकल के पास में डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डायरेक्शन को रिप्रेजेंट अगर करना है तो किसी भी पार्टिकल को ऐसे दिखाना होगा, और ये कैप जो होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये, और जो इसकी लेंथ होगी वो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और इसी को आपको याद रखना है, ओके। तो ये डायरेक्शन हो गई, जो कैप है वो उसकी डायरेक्शन बताएगा, जो उसकी लेंथ है वो क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें आता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या ऐसी क्वांटिटी नहीं होती, बिल्कुल होती है, बस उसके पास में मैग्नीट्यूड होता है, कैप नहीं होता, ठीक है। फिर समझिए एक बार, अगर आपके पास में कोई पार्टिकल है जो x पे भी जा रहा है, y पे भी जा रहा है और z पे भी जा रहा है, और इसका आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करेंगे। अगर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप इसके लिए कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ लेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 हो, उन्हें हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसी के फॉर्म में एक उसी का भाई आता है, उस भाई का नाम क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, लंबकोणीय वेक्टर, ठीक है। उनका काम क्या होता है, वो एक्चुअल में यूनिट वेक्टर ही होते हैं। उन यूनिट वेक्टर्स के साथ में हम उनका फुल वेक्टर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ। आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। इस ए वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे 2i। तो अब आई क्या है, आई किस खेत की चिड़िया है, तो आई का मतलब ये है कि अगर आपके पास में ये छोटे छोटे भाग, इनको तोड़ दिया जाए, 3 हो गए, 4 हो गए। अब हमने कहा ये छोटा वाला जो है इसको हम कहेंगे आई, ठीक है। आई का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जितना ट्रेवल करेगा
ठीक है, जितनी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा उसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। उसने 4 छोटे भाग ट्रेवल किए तो यहाँ पर हमने मान लिया 4i, अगर उसने 2 ट्रेवल किए तो 2i, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम कैप लगा देंगे, ठीक है, ये एक छोटा सा फैक्ट है। सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले 1 मिनट इसको होल्ड करके हम लोग समझते पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में उसकी पोजीशन को लेकर के हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हमने ये आई वाला कॉन्सेप्ट पहले इसलिए निकाले क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आई, अब ये यहाँ पर गया 1 2 3, तो वाई के लिए कौन सा लेंगे, हम लेंगे जे, फिर z के लिए कौन सा लेंगे, k लेंगे, तो ये हो गया k। कहने का मतलब ये है कि x y z पर जो भी यूनिट वेक्टर हम लोग अपने क्वेश्चन में सेट करेंगे वो वाले यूनिट वेक्टर को हम लोग i j k मानेंगे। हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो x डायरेक्शन में कौन सा लेंगे, हम i लेंगे, y डायरेक्शन में कौन सा लेंगे, j लेंगे, और z डायरेक्शन में कौन सा लेंगे, k लेंगे। सबके ऊपर कैप लगा दो, ठीक है। अब मैं एक वेक्टर लेता हूँ, उस वेक्टर से सारा आपका सुपड़ा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमने एक वेक्टर लिया a, ये है एक वेक्टर a, ये एक पोजीशन वेक्टर है, और इस पोजीशन वेक्टर का हमने नाम दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, मैं समझा रहा हूँ अभी। सबसे पहले आपको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो हमने निकाला मैग्नीट्यूड, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब का स्क्वायर करते हैं। तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, ये रूट में हो गया, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया 4 11, और 11 16 कितना हो गया, 27, ठीक है ना, सही है। 11 16 कितना होता है, 11 16 आप जोड़ लीजिए, मैं तो भैया ऐसे जोड़ लेता हूँ, अगर मुझे गलत लगता है। 11 और 16 तो हो जाएगा 3 37, 27 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा रूट का 27, ये हो गया आपका ए ऑफ मोड, ठीक है। ओके, क्लियर। अब आपसे एक यहीं से मैं परिभाषा निकाल रहा हूँ। पहली परिभाषा, यूनिट वेक्टर के साथ को हटा दीजिए। अब आइए इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब ऐसा अदर वेक्टर जिसका यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 27 हो रूट में, और जिसकी डायरेक्शन क्या हो, मान लो ईस्ट वेस्ट में जा रहा तो ईस्ट वेस्ट में हो। जैसे कि हमने ये वेक्टर ले लिया b, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला, रूट 27। क्या ये इस वेक्टर के इक्वल है, बिल्कुल है। अगर इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसकी भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अब एग्जाम में तो ऐसा दिएगा नहीं कि भैया इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा ईस्ट में है, यहाँ पर भी दिया होगा ईस्ट में है। क्लियर इतना। अब ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। अब इसी के फॉर्म में आ जाओ लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर क्या होंगे, जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बट उनकी डायरेक्शन सेम होगी। उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर्स। अब इसी के फॉर्म में आ जाओ अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, जिनका कुछ भी सेम ना हो, उन्हें कहेंगे। अब एक और इसी के फॉर्म में आ जाता है, दूसरा क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल्स क्या होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, दोनों को क्या कहेंगे हम, समझ गए होंगे, वेरी गुड, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसमें आता है एक आपका, अब आ जाइए इसमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम लोग, तो हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो क्या ऐसा कोई वेक्टर पॉसिबल है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5, हमने इसके 5 भाग कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, जितने भाग हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये वाला जो छोटा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हमने इस छोटे वाले को लिख दिया a कैप और बड़े वाले को लिख दिया a, ठीक है,
तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? अगर 5 भाग हैं तो 5 भाग हैं किसके? छोटे वाले वेक्टर के। तो कितना बना रहा है ये? टोटल बना रहा है ना, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6 भाग हैं, सॉरी 6 लिखिए यहाँ पे, तो ये हो गया 6। अगर 6 टोटल पार्ट हैं, इन 6 टोटल पार्ट्स को अगर हम इस ए से क्रॉस कर देंगे तो ये हमें मिल जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर हम कहें कि भैया हमको ये बता दीजिए ये 6 है क्या? ये 6 आपका है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर 6 आपका मैग्नीट्यूड है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये लिखेगा ए मैग्नीट्यूड, क्लियर इतना? किसका है? इसका। मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर ये हो गया और फुल वेक्टर ये हो गया। बताइए अब यूनिट वेक्टर के लिए आपको बनाना है तो ये हो गया, ये क्लियर इतना? अगर हम कहें कि हमें इस वाले फॉर्म में भैया ला के दे दो, ठीक है, इस वाले फॉर्म में ला करके आप हमको ये बता दो कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल है। हम लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा छाप देंगे 2i + j + k, रूट में जाएगा 27। ये हो गया आपका इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, क्लियर इतना? अभी हम लोग एडिशन पे भी आएंगे। ये एक बेसिक जानकारी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपका यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन हो गया, मेरे हिसाब से इतना क्लियर। अब यूनिट पढ़ लिया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं आपका नल वेक्टर। टोटी वाला वेक्टर मत समझ लेना, नल वेक्टर, नल वेक्टर। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है पर उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, ज़ीरो होता है, मतलब इसे हम नल की जगह पर ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? शून्य वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिनके पास में डायरेक्शन होती है बट उनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है मास्टर साहब? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्लेस है, मैं रेड से लिखता हूँ। ये एक आपके पास वेक्टर है भैया, ठीक है। हमने मान लिया इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, जो ऊपर दिया हुआ है, ओके। इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, समझते रहिए बात को, 1 है। तो इसका आधा भाग कितना होगा? 0.5, वेरी ओके। हमने कहा इसका 10वां भाग बताइए कितना होगा, तो बोला ओह ये तो बहुत ही सिंपल है, 0.1। हमने कहा भैया बताइए इसका 100वां भाग कितना होगा, तो आपने कहा वेरी सिंपल 0.01, ठीक है। मैंने कहा 1000वां बताइए, तो आप कहेंगे 0.001, है ना। कहते जाएंगे ना, क्या कर रहे हैं हम? उस दूरी को कई भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या ये जो वेक्टर था इसके पास डायरेक्शन थी ना? बिल्कुल थी, डायरेक्शन है इसके पास इधर की तरफ, है ना। तो जब हमने इसका 100वां भाग निकाला तो 100वां भाग इतना था, 1000वां भाग इससे भी कम था। एक टाइम पर इसका ऐसा भाग आएगा जब इसका मान इतना आ जाएगा, ये इस टाइम पर क्या ये वेक्टर नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितना ले सकते हैं? 0। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो 0 आया ना। ये जो 0 आ रहा है, इस 0 को ही हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। क्या इसका मैग्नीट्यूड 0 है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो ये कैसा कहलाएगा? नल वेक्टर कहलाएगा मेरी जान, ठीक है ना। क्लियर इतना? तो नल वेक्टर में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। नल वेक्टर के पास में क्या होता है? डायरेक्शन होती है। नल वेक्टर के पास में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन, इट्स हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड लेते हैं? 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना इतना? अच्छा, इतना क्लियर हो गया ना। अब इसी के साथ में आ जाइए, इक्वल अनइक्वल तो आपने पढ़ लिया। अब आ जाइए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल्स, ऑर्थोगोनल्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किसे कहते हैं? ठीक है, इन इंग्लिश, हिंदी में कहते हैं लंबकोणीय, ठीक है, ऑर्थोगोनल। तो ऐसे यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर का ही फॉर्म है, ऐसे यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये एक्स हो गया, ये ऊपर का वाई हो गया, ये जेड हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर आई जे के कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं, आई जे के, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई जे के होते हैं, आपको ये याद रखना है। ओके, अब इसी के बाद में आपका एक बचता है पोलर वेक्टर्स। आधे वेक्टर्स तो आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर में क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या मूव करने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोल पर उसका प्रहार करते हैं। प्रहार समझते हो ना, मतलब उस पर हिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आपके पास में पेन है, पेन, ये पेन है ना, क्या इस पेन को आप ऐसे चला सकते हैं? नहीं ना। क्या ऐसे चला सकते हैं? नहीं ना। कैसे चला सकते हैं? तो इसको आप एक स्पेसिफिक पॉइंट के थ्रू ही चला सकते हैं। अगर आप किसी भी पार्टिकल को उसके स्पेसिफिक पॉइंट के थ्रू ही वर्क करा के उसका काम ले सकते हैं तो उसे हम कहते हैं उसके पोल को एक्टिव करना, ठीक है। क्या पंखा लगा हुआ है आपकी छत पे, आप छत को देखिए, छत पे पंखा लगा हुआ है, क्या पंखे को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो क्या वो आपकी तरफ आएगा? सोचिए, नहीं ना। दूसरा एग्जांपल समझिए, मतलब उसकी हवा क्या आपकी तरफ आएगी? नहीं ना। फिर एक एग्जांपल और सोचिए, एक एग्जांपल ये है जब आप बारिश में बाहर निकलते हैं, ठीक है, और आपके पास छाता है, आपने छाता, बारिश होने लगी, आपने छाते को ऐसे किया, ठकाक से ऊपर आ गया, आपने ऐसे कर लिया, वो मास्टर साहब मजा आ रही है और टिप टिप पानी बरस रहा है ना। फिर क्या उस छाते को आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं? तो आप कंट्रोल करने का मामला क्या है, आप उसके पोल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है पोलर वेक्टर्स का। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में आप जैसे सॉफ्ट होते हैं ना, बियरिंग्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनके पोल पे एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, उनका एक बेसिक एग्जांपल्स होता है। अब इसी पे आ जाइए एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर का क्या होता है, जैसे किसी भी एक्सिस पर लगने वाले वेक्टर्स, जैसे टॉर्क हो गया, ठीक है, राइट हैंड रूल हो गया, ठीक है। कैसे काम करता है, आपके पास अगर पानी की बोतल है, पानी की बोतल को पकड़िए, अब पानी की बोतल को उठाएंगे और उसे खोलने के लिए क्या करते हैं? सोचिए, खोलने के लिए आप उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, ठीक है। जब आप उसकी एक्सिस के थ्रू फोर्स लगाएंगे तब जो वेक्टर्स क्रिएट होंगे उन वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ये आपके बेसिक वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन्हीं के बारे में हमको समझना था, ठीक है। हालांकि इन ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, नल वेक्टर से क्वेश्चन बनता है, एक्सियल से बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का एडिशन, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वेक्टर का एडिशन पढ़ने से पहले हमें दो रिप्रेजेंटेशन समझ लेना है फिर से, कि जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है उसका मैग्नीट्यूड बताता है और जो इसकी डायरेक्शन है उसका कैप बताता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, टिक टिक टॉक। तो कैसे ऐड कर सकते हैं? तीन तरीके हैं, ठीक है, कई तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग जियोमेट्रिकल यूज़ करते हैं, कुछ लोग ग्राफिकल यूज़ करते हैं, कुछ लोग अलजेब्रिकल यूज़ करते हैं। हमारे पास कई मेथड्स हैं, तो हम मेथड्स पहले देख लेते हैं, फिर उसका दूसरा यूज़ करेंगे। पहला हो जाएगा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत ईजी है, मैथमेटिकल एडिशन, ठीक है, मैं अब ऐड लिखूँगा। दूसरा क्या है आपका? ग्राफिकल, ग्राफिकल ऐड, ठीक है। तीसरा क्या है? इसी मैथमेटिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी में पैरेललोग्राम आ जाता है, ट्राइंगल मेथड आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है, ट्राइंगल भी आ जाता है, ग्राफिकल में भी ट्राइंगल का रूल आ जाता है, ऐसे भी यूज कर सकते हो। और यूनिट थ्योरम एक होता है, यूनिट थ्योरम से आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और इस ग्राफिकल थ्योरम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेल टेल थ्योरम, ठीक है, टेल टेल पूछ पूछ, और एक होता है टेल हेड थ्योरम, हेड या टेल थ्योरम, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्यार नाल, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतना मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। कुछ सारे के सारे मेथड धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे करके, बिल्कुल बिंदास तरीके से, बिना टेंशन लिए, चिल होते हुए, और फटाफट जिससे सबके सब हमें क्लियर हो जाए।
क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। ज़्यादा टफ टॉपिक तो नहीं मेरे हिसाब से, है तो हलवा ही, क्योंकि हलवा पूरी तो आप खाते ही रहते हैं, बचपन में ही खाते होंगे, कई बार खाया होगा भी हलवा एंड पूरी, है ना। कितने लोगों ने हलवा पूरी खाया बताओ? हलवा एंड पूरी। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे क्वेश्चन कई बार आए हैं वेक्टर के, मैथ्स में भी, ये मैथमेटिकल फार्मूला में जो होता नहीं है आर स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा वाला, उसी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ना। तो हालांकि हम लोग उसका और सबका इस्तेमाल करेंगे वन बाई वन करके, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ ख़त्म कर देंगे ढिचका करके, है ना। सब जो है सब ख़त्म कर देंगे, ओके, सब कुछ ख़त्म करना है। तो ये आपका हो गया बोल्ड क्लियर, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका एडिशनल थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड, सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग वो मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका से कहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में आपको ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है, तो उसमें दो मेथड है, एक है टेल टेल मेथड, एक है हेड टेल मेथड, ठीक है ना। पहले मैं बताता हूँ टेल टेल मेथड। टेल मेथड में क्या होता है, दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर ये होगा, इसका नाम रख दिया हमने ए, ठीक है, ए। फिर एक वेक्टर होगा बी, इसका नाम रख दिया हमने बी। अब इन दो को आपको ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं? सोचिए इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। मान लीजिए हमने आपको समझाने के लिए बताया इसका मैग्नीट्यूड है 5, इसका है 3, ठीक है। अब आप इसको जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें आपको ये करना पड़ेगा, हमने मेथड कौन सा लिया है, हमने मेथड लिया है टेल टेल मेथड, टेल टेल मेथड ये हो गया, ठीक है। इस मेथड में क्या होगा, आपको पूंछ ये दिख रही है ना, पूंछ, ये भी पूंछ है, दोनों पूंछ को एक साथ जोड़ना होगा। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये वाली पूंछ यहाँ पर है, इस वाले बी की, और इसकी पूंछ यहाँ पर है, ये हो गया आपका ए, ठीक है ना। कैसे ऐड करेंगे सोचिए। अब ऐड करना है, ऐड करने का मतलब क्या है, अगर हम इस वाले को यहाँ मानेंगे तो ये हेड टेल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक ऐसे एक वो डाल देते हैं, हाइपोटेनस बना देते हैं, ठीक है, या रिजल्टेंट कह सकते हैं इसका आर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। सोचिए कैसे, अगर हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे तो हो जाएगा ना ये, तो ये आर हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। कितना आ जाएगा इसका मान, आ जाएगा 8, सोचने के लिए, ठीक है ना। ये आपका बेसिक ऐड हो गया। अब इसी में आप चाहे तो हेड टेल मेथड भी यूज़ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका हेड है, यहाँ पे इसका टेल है, दोनों को जोड़ दिया, ये ऐसे हो गया। अब इसी फॉर्मूले को, इसी चीज़ को हम उठा के यहाँ पे ऐसे रख दें। सपोज़ करिए अगर ये बी यहाँ पर होता, ये हो गया बी, ठीक है, ये बी हो गया, और यहाँ पर आ गया ये ए, ठीक है, और ये इनका ट्राइंगल हो गया। तो यही बेसिक तरीका है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको इसमें कुछ सिखाना है मुझे। तो ये बहुत सिंपल तरीका, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। दोनों का टेल जोड़ना है, यहाँ से उठाइए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। आप टेल जब जोड़ेंगे तो आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इनका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन बनेगा जिसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो ये एक बेसिक तरीके हैं, बहुत ही, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे जोड़ते हैं। फिर से समझ लीजिए, दो वेक्टर्स दिए हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो कोई मतलब नहीं है, एक ऊपर जा रहा है किधर जा रहा है, तो आपने इस वेक्टर को उठाया यहाँ पे सेट कर दिया, या इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे सेट कर, एक सेकंड, इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे सेट कर दीजिए और दोनों का टेल टेल जोड़ दीजिए। जब टेल टेल जोड़ देंगे तो टेल टेल मेथड बन जाएगा। हेड यहाँ पे दिया, इसको उठा के यहाँ पे सेट कर दीजिए, या इसको उठा के यहाँ पे सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना। तो ये आपका हो गया एडिशन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद में जो आता है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें तो थ्योरम है टेल टेल मेथड, एक हो जाएगा हेड टेल मेथड, है ना, हेड टेल मेथड, दोनों हो गए ना आपके। अब इसमें आ जाइए मैथमेटिकल ऐड, ठीक है। कैसे होगा, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम है P,
या ए बी सी डी कुछ भी रख लीजिए। इस वेक्टर का नाम है पी और यहाँ पर एक वेक्टर दिया है क्यू, मान लीजिए यहाँ पे दिया है क्यू, ठीक है। इस क्यू को उठा के हम यहाँ पे लेके आए, ये हो गया क्यू वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पार्टिकुलर एंगल है, उस एंगल का नाम हमने रख दिया थीटा। अब इसको हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। क्या ये क्यू वेक्टर इसके इक्वल उठा करके आपको यहाँ पे सेट करना है, तो हमने ये सेट कर दिया, ये हो गया हमारा क्यू वेक्टर। ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। और ये वाला पी इसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाले के इक्वल। सबसे पहले ये आपको समझना है ट्राइंगल मेथड में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये भी एंगल थीटा ड्रा करेगा, ठीक है। ये थीटा हो गया और इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। अब आप चाहे तो इसका नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये तो करने में आप माहिर हैं, डी और ये हो गया ई, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना, समचतुर्भुज का नियम। ये हो गया आपका। अब ये क्यू है, ये पी है, इतना दिया है। अब हमने इसमें एक रिजल्टेंट ले लिया। हाँ, एक चीज़ आपकी और रहेगी, रिजल्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। रिजल्टेंट का मतलब ऐसा होता है कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों करने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम रिजल्टेंट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, परिणामी मान, रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्ट जो आपको प्राप्त होता है, उसी रिजल्ट को हम एक दूसरे नाम में कन्वर्ट कर देते हैं कि वेक्टर पढ़ रहे हैं, उसका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो उसके लिए हम अलग से नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट आर हो जाएगा, हमने इसका नाम दे दिया आर। ये हमारा हो गया आर वेक्टर। क्लियर हुआ कुछ? अब समझिए, अब इस Q का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओनली Q, इस R का R, इस P का P और इस थीटा तो एंगल दिया हुआ है। अब हमने ले लिया है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के थीटा एंगल पर हैं, तब इसमें कैसा काम होगा, ठीक है। अभी तक हमने जो एडिशन पढ़ा है, उस एडिशन में ये होता है कि अगर दो वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में साथ में चल रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है ना, ऐसे करके। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे कैसे क्या होगा। अब ये इतना वेक्टर हो गया, इस डायरेक्शन से ये हुआ, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल के बारे में सोचिए थोड़ा सा। ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये क्यू दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यू साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। मतलब ये लेंथ जो है ये हो जाएगी क्यू साइन थीटा, और ये लेंथ जो दी हुई ये वाली लेंथ ये हो जाएगी क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा गणित आपको यूज़ करनी, मैथ यूज़ करनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ब्लू ले लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे आ जाइए, इस ट्राइंगल में ए डी सी ए, इन ट्राइंगल ए डी सी ए, ए डी सी ए, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे अपना पाइथागोरस, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर इतना? एक एक स्टेप को समझिए सही से। ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब इसका लेंगे डी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू साइन स्क्वायर थीटा, क्यू मतलब ये डी सी हो जाएगा ना, डी सी का स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर इस ए सी का स्क्वायर लेंगे तो इसमें क्या है, ये है प्लस ये है, दोनों को जो पी प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो बचपन से याद कर रखा है आपने, तो ठीक है ना। तो हो गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए ये वाला क्यू स्क्वायर देखिए और ये वाला क्यू स्क्वायर देखिए, दोनों को देखने के मालूम चलेगा आपको कि यहाँ से आप क्यू स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा आपका ये बचा हुआ है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बचपन से आप जानते हो, ठीक है ना। अब ये जब आप इसका यूज़ कर लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2
पी क्यू एंड कॉस एंड थीटा। ये हो जाएगा आपका आर, अब जाएगा रूट में, ठीक है ना। ये जो आपका फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला आपका हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग एक और फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा, और उस आंसर को हम अपने ऊपर वाले रिजल्ट पर मैच कराएंगे। अगर वो मैच करेगा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर दोबारा करेंगे, है ना। सबसे पहले आर मैक्सिमम कितना होगा, आप सब पूछिए। अब आप सोचिए रिजल्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम आ तो गया, हमने कहा कि सर ये 8 आ रहा है, ओके 8 आ रहा है। कैसे आया, जब ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक होगी, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3, दूसरा वेक्टर है ये है 2। अब आपने कहा कि ये वेक्टर कितना हो जाएगा, मतलब दोनों का सम रिजल्टेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5। कैसे निकाला, ऐड करके निकाला। दोनों की डायरेक्शन कितनी है, सेम। अब सपोज करिए एक पार्टिकल है, उस पर आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाएं इधर की तरफ और 2 और लगा दें, कितना हो जाएगा 4। कैसे निकाला, ऐड करके। जब ऐड करके निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है तब क्या हो रहा है सॉरी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीन्स क्या है इसका, अगर P इधर जा रहा है और Q भी इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पर थीटा 0 रखते हैं तो कितना आना चाहिए, दोनों का सम हो रहा था ना, सब अपने दिमाग में से सेट करिए। थीटा की वैल्यू 0 रखने पर r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का मतलब 1 मतलब 2pq, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq कितना हो जाएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर, ठीक है। p प्लस q का होल स्क्वायर रूट में जाएगा, इस रूट से कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा p प्लस q। r मैक्सिमम कितना है आपका, दोनों का ऐड आया। अब आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसके लिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। एक पॉइंट पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का अप्लाई करने के बाद में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, एक का है 7, एक का 4 एक का 7, तो टोटल रिजल्टेंट कितना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 4 and 7 11 हो जाएगा। अब यहीं पर अगर वो बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 है, दोनों परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा, और अगर दोनों 180 पर मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा। 3 कंडीशन बन रही, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी वहाँ पे। दूसरी कंडीशन में आ जाइए परपेंडिकुलर कंडीशन, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। जब एक ऐसे काम कर रहा हो, एक ऐसे कर रहा हो, मीन्स 90 एंगल पे हो, तब क्या होगा। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, r इज इक्वल रूट में जाएगा, यहाँ पे आइए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये 0, तो ये कितना बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर थ्योरम। एंड अगेन थीटा इज इक्वल 180, देन क्या होगा, तो r आएगा मिनिमम, ठीक है, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq। कैसे आएगा, कॉस 180 रखिए यहाँ पे, cos 180 इज इक्वल -1, देन ये वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है, सपोज करिए r यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, r मैक्सिमम p प्लस क्यू। आपसे पूछेगा p की वैल्यू बताइए कितनी और q की वैल्यू कितनी, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए कि इन दोनों का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा, एक कंडीशन ये दी है, एक कंडीशन ये दी है, p की वैल्यू इन 2 कंडीशन पर p की वैल्यू कितनी आएगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम बाई 2, और q की कितनी आ जाएगी, r मैक्सिमम माइनस r मिनिमम बाई 2, ठीक है ना, क्लियर इतना। ये क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन कौन सा बनेगा, वो बनेगा दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद में आएगा यहाँ पर r मैक्सिमम स्क्वायर प्लस r मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है।
ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। ये आपका हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब हम लोग अब इसके आगे देख लेता हूँ मैं क्या पढ़ना है आपको। मेथड्स हो गए, हाँ अभी आपको मैंने जोड़ बता दिया है, ठीक है, ऐड बता दिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। ये भी वर्क नहीं कर रहा, सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको करते हैं साफ। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका गुणा भाग। मतलब पहले कुछ घटाना सा पढ़ लेते हैं, है ना, फिर पढ़ेंगे भागा, फिर कुछ और पढ़ लेंगे, कभी कुछ बचेगा तो बाकी कुछ, है ना, सब खत्म कर देना है आज ही, कुछ भी छोड़ना नहीं है भैया, कुछ भी जो है छोड़ना नहीं है हम लोगों को, सब कुछ पढ़ डालना है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो ही गया है। अब बस वेक्टर के गुणे भाग देखना है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है हम लोगों को। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है उसका, ठीक है ना। गुणा वाले में दो वेक्टर दिए होंगे, अभी हम लोग जोड़ना सीख रहे हैं, जोड़ के किस तरह से जोड़ का यूज़ करते हैं और लेस कैसे करना है, ये सभी हम लोगों ने देख रखा है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को उसका दूसरा वाला फॉर्म देखना है ना, जो दूसरा उसका तरीका है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए होंगे। सपोज करिए आपके पास जो वेक्टर दिया हुआ है वो वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर, एक इसका नाम है ए वेक्टर, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। दो टाइप के मल्टीपल होते हैं आपके, एक डॉट होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, जो गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये एक वेक्टर हो गया और ये एक दूसरा वेक्टर हो गया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है ना। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें और पढ़ना पड़ेगा। वो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, इसका कंपाउंड निकालना आना चाहिए। कंपाउंड बताना मीन्स इसको तोड़ना आना चाहिए, कंपोजिट निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जैसे एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया ए, और ये एक किसी प्लेन पर है, तो इस वेक्टर के दो भाग हो जाएंगे। जैसे एक हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा और एक ऊपर जाएगा, इसका हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। इसी को फिर समझिए, यहाँ पर दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक है ये, इसका नाम रखा हमने ए एक्स, तो इधर हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, ठीक है ना। या इसको हम ए वाई भी कह सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा ए एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए साइन थीटा वाई पे हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। फिर इसके आगे आ जाइए, इसी में ये आपका हो गया। अब इस बी के बारे में थोड़ा सा थिंक करिए आप। ये थीटा एंगल पे दिया हुआ है, अगर हम इस ए के फैक्टर को दो बार सोचते हैं, छोटा कर लो इसको, चुन्नू सा कर लो इसको। अब ये हमारा है ए वेक्टर। अब इस ए के दो फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ ये वाला, इसका हम नाम रखेंगे क्या, ए कॉस थीटा, और एक इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। क्लियर इतना। अब फिर से आ जाइए एक बार, इस बी के बारे में सोचिए। इस बी के दो फैक्टर होंगे, एक नीचे आएगा, ये हो जाएगा कौन सा, बी साइन थीटा, और एक इधर जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत? फिर समझिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है। जैसे कि ये हमारा एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए, इस
ए वेक्टर को थीटा एंगल पर एक वेक्टर है बी मिल रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बी के दो कंपोजिट हो गए, पहला बी कॉस थीटा जो उसी की डायरेक्शन में होगा, मीन्स ऐसे, ठीक है, ये दो हो गए। इस वाले के मीन्स बी के, इस बी के दो फैक्टर, एक ऊपर की तरफ जो इसको परपेंडिकुलर पे वर्क कराएगा, एक दूसरा वेक्टर जो इसको इस डायरेक्शन में वर्क कराएगा। अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो वो स्पेसिफिक कंडीशन में टॉर्क बनाएगा, ठीक है। टॉर्क कुछ ऐसी जगह पर हम लोग फोर्स का यूज़ करके वर्क क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी जगह पर हम लोग यूज़ करके टॉर्क बनाते हैं। जैसे दरवाजे को आपने देखा होगा, दरवाजे पर जब फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। वही अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना है, या मान लीजिए किसी मेज, आपकी मेज रखी हुई, उस मेज पे धक्का देना है तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। टॉर्क लगाएंगे तो वो पलट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर जाएगा आपका ये बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या है, ऐसा क्यों हम लोग इतनी देर से इसमें क्यों हम लोग लगे हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है, जब हम लोग इन दो फैक्टर्स का यूज़ करेंगे, मीन्स ए बी साइन थीटा, तो हम लगाएंगे ए क्रॉस बी। इस क्रॉस को क्रॉस मत समझिए आप, क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। इस क्रॉस का मतलब ये है कि एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर यहाँ पर है, और इसकी डायरेक्शन कहीं तीसरी डायरेक्शन में है। मीन्स अगर ए एक्स है और बी वाई है, तो ये जो हमें ये मिल रहा है ना, रिजल्ट जो मिल रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सी है, हमें जेड है, ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, पर एक्चुअल में ये क्या है, परपेंडिकुलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। कुछ क्लियर हुआ, अभी और समझ में आ जाएगा। फिर अब इसमें डॉट पे आ जाइए। डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब ये है कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्रॉस हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हो रहा है ए डॉट बी। इस ए डॉट बी का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कि ये डॉट, एक्चुअल में ये है क्या, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मीन्स पहला वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी इधर जा रहा है, दोनों क्रॉस हो रहे हैं ऐसे करके। ऐसे करने का मतलब क्या, यहाँ पे देखो डॉट दिख रहा ना, ये डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इन दोनों की डायरेक्शन होगी। क्लियर इतना। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग आगे डिटेल करते हैं। जैसे आई और जे और के, ये हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। इनके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमें वन बाय वन स्टेप में क्लियर करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, थका हो जाओ। तो हमारे पास हो गया ए डॉट बी। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ओके। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर थीटा की वैल्यू 3 कंडीशन पे जाएगी, 1, 2 एंड 3। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, 0 है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 90 एंड 180, 3 कंडीशन हो गई, बहुत ही सिंपल है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड एंड बी मॉड, ठीक है। 90 एंगल पर होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मैं बताऊंगा क्यों। अगर ये 180 पर होगा तो कितना आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल माइनस का ए मॉड एंड बी मॉड। क्लियर इतना। अब कंडीशंस पे आइए। अगर थीटा की वैल्यू, अब हमने मान लिया ये तो हमारा इतना हो गया, अभी दो वेक्टर्स की बात हो गई। अब अगर हम इनकी जगह पर यूनिट वेक्टर ले लें, ठीक है, यूनिट वेक्टर मीन्स आई हमारा यूनिट वेक्टर है, और एक दूसरा मीन्स ये हमारा ए मान लीजिए, इसको ये हो गया ए, और बी भी हमारा हो जाए आई ही। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी,
सेम होगी। अगर सेम डायरेक्शन होंगी मीन्स एक्स डायरेक्शन पर होगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, 0 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या होगा, आई और डॉट आई इज इक्वल कितना बनाएगा, 1। कुछ बताओ, क्लियर हुआ? फिर से समझो कैसे। ये हमारा था, ये था आई, ये था जे और ये था के। आई जे के था ना। अगर ये आई था, ये जे था, ये के था, इतना था, तो ये आई की डायरेक्शन में ही एक और आई आ गया तो क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल थीटा 0 है और दोनों यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट आई क्या निकलेगा, 1। ऐसे ही जे डॉट जे क्या निकलेगा और के डॉट के क्या निकलेगा और आई डॉट आई क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ये फॉर्मूला रट लीजिए। रटना नहीं, समझ तो गए ना आप कैसे आया। मीन्स आई और आई के बीच का एंगल थीटा 0 है। अगर 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 1। और आई एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। और फिर दोबारा वाला आई जो बी का है, देखिए समझ ही लीजिए आप फिर से एक बार, यहीं पे समझिए। इस वाले ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। इस बी का कितना आएगा, 1। अब इन दोनों को उठा के फॉर्मूले में सेट कर दीजिए, कितना आएगा, 1। बहुत ही सिंपल है। अब फिर से आ जाइए एक बार, फिर से कहाँ पे आएंगे, तो फिर से आएंगे यहाँ पे। अब ये कैसा हो जाएगा, अगर ए हमारा वेक्टर कैसा है, आई है, और बी हमारा वेक्टर कैसा है, जे है, तो कितना आएगा, तो हमारे पास ए मॉड कितना आएगा, 1, बी मॉड कितना आएगा, 1। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसका मान कितना है, आई डॉट जे कितना है, 1 थीटा कितना, 90। कैसे, ऐसे आई और ये हो गया जे, एंगल कितना, 90 रखेंगे तो कहता है 0 का मतलब 0 मतलब 0। क्लियर? मजाक हो गया है ना। तो ये हो गया आई डॉट जे इज इक्वल जे डॉट के इज इक्वल के डॉट आई इज इक्वल टू 0। मतलब अपोजिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जब आपस में डॉट जाएंगे तो उनकी वैल्यू को 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। एक ए वेक्टर है जिसका कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, और ये घटोत्कच जैसा है, ठीक है ना, आई जे के। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। एक बी वाला भी दिया हुआ है भैया, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। क्लियर ना। अब आपसे पूछा गया है कि भैया शराफत से बताइए हमको कि ए डॉट बी कितना इसमें आएगा, ठीक है, ए डॉट बी कितना आएगा। तो बहुत ही आसानी से मेरी जान, आसानी से आप बता सकते हैं क्या, कि ये हो गया बेटा ए डॉट बी। क्या करना है, सिर्फ आई और आई का ही देखना है, बाकी तो सब क्रॉस होने पे 0 हो जाएंगे। मतलब इस आई वाले को अगर आई से क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, ए एक्स बी एक्स आएगा। फिर इस वाले को जब इससे क्रॉस करेंगे तो 0 कर देगा, इससे क्रॉस 0, इसका काम खत्म हो गया। फिर इस वाले का जब इससे क्रॉस करोगे 0, इससे क्रॉस करोगे तो 1 आएगा प्लस का ए वाई बी वाई, प्लस इससे करोगे 0, फिर इस वाले का इससे करोगे तो कितना आएगा 0, फिर इस वाले का इससे करोगे कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर के है यहाँ पर जे है। जब इस जे वाले का इससे करोगे कितना आएगा ए जेड बी जेड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है, अपने वाले के पास जाना है, दूसरे के पास मत जाना है। अगर दूसरे वाले के पास जाओगे तो थप्पड़ खा जाओगे, ठीक है ना। तो x वाले को इस x वाले से ही क्रॉस करना है, मीन्स i वाले को i को j से और k का k से ही क्रॉस करना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें कहेंगे सर बता दीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, मैग्नीट्यूड a मॉड निकाल दीजिए, b मॉड निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। फिर रूट लगा दीजिए, खुश हो जाइए। फिर यहाँ पे आ जाइए बी एक्स बी वाई बी जेड, सबका स्क्वायर कर दीजिए, फिर रूट लगा दीजिए, ये हो गया। अब कहेंगे सर थीटा भी बता दीजिए, साथ में लगे हाथ इतना बता दिया है, तो बिल्कुल बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमको थीटा बताने में क्या आता है। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल ए मॉड बी मॉड, यहाँ पे वेक्टर जरूर लगा दियो भैया, एंड कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरा अमाउंट ढके रखिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई
बी वाई प्लस ए जेड बी जेड वाई। इसको नीचे लेके जाओगे ना, देख लो कैसे। फिर ये ना कहना कि हमने बताया नहीं तन्ने। कॉस थीटा, ठीक है ना, सही से समझ लो, सही से। ए जेड स्क्वायर रूट में जाएगा और फिर रूट में आएगा यहाँ पे बी एक्स बी वाई प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस थीटा। कभी कभी थीटा जब यहाँ कॉस इन्वर्स कर देगा। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके आगे चलिए क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाइए। अब इसे आप कहते क्या हैं, लिख लो भैया, नहीं तो भूल जाओगे। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अब तो नहीं भूलोगे ना। ये हो गया मेरी जान डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब आ जाइए क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, अभी मैंने बताया कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर दिया है बी, तो इस पर ही लगेगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या बनेगा फॉर्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक वैल्यू आएगी सी मान लीजिए उसको, उसकी वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, ए क्रॉस बी मॉड साइन थीटा, ठीक है ना, क्लियर इतना। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा ही है। देखिए अगर हम इसके बारे में सोचें तो आई और जे के बीच एंगल कितना है 90, तो 90 की वैल्यू यहाँ पर अगर रखेंगे तो कितना आएगा मैक्सिमम, मतलब क्या है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल क्या बनाएगा के, तो जे क्रॉस के क्या बनाएगा आई, के क्रॉस आई क्या बनाएगा जे। इसी का अपोजिट जे क्रॉस आई बनाएगा माइनस का के, और के क्रॉस जे बनाएगा माइनस का आई, और आई क्रॉस के बनाएगा माइनस का जे। कुछ समझो कि नहीं भैया, अगर ना ही समझे हो ना तो हम कुछ ना कर सकेला है, ठीक है। इसको साफ कर दो पहले, मैं थोड़ा सा फिर आगे बताता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसी के कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा बस, उसको सही साफ करना है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब ये समझ लीजिए कैसे हुआ ये। मैंने पहले बताया कि अगर कोई वेक्टर आई है उसको जे से क्रॉस करते हैं तो उसकी डायरेक्शन के आती। ये आई था, ये जे था, दोनों के बीच एंगल 90 है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा इन दोनों क्रॉस करने पे जे। जैसे कि ये हमारा रूल है, मीन्स ऐसे कर लीजिए, बोतल ले लीजिए, बोतल को जब आप ऐसे खोलते हो ऐसे, मीन्स एक्स, ठीक है, तो वो ऊपर चढ़ता है, पेचकस लगाते हो ना, पेचकस करके, वो रूल सब यहाँ फॉलो होते हैं आई जे के वाले, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आई जे एंड के। अब एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक रहा है ए, एक रहा है बी, इसका नाम है 2i 3j एंड के, इसका है i प्लस जे प्लस के। अब देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, 2 3 1 2 3 1 1 1 1, सबके क्या लेना है, जो आगे लगे हुए हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले आई लिखेंगे, फिर इस लाइन को क्रॉस करके इसको क्रॉस करेंगे, मीन्स इसको 3 से क्रॉस करेंगे, इसको 1 से क्रॉस करेंगे, कितना हो जाएगा 3 और -1 ये। फिर यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस जे लगाएंगे, ठीक है, इस लाइन को क्रॉस कर देंगे, कितना बचेगा 2 और ये वाला, ठीक है। दूसरे पेन से करता हूँ, ये और ये, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 और फिर ये और ये, कितना हो जाएगा 2 - 1, फिर प्लस का के। अब जब के करेंगे तो ये लाइन कट कर देंगे, ये लाइन कट कर देंगे, ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये 2 रेड से कर देता हूँ, ये और ये, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 × 1 - 1 × 3। अब ये हमारा कितना हो जाए टोटल, सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा कितना 2i माइनस का j और माइनस का कितना बचेगा k। ये आपका आ गया a क्रॉस b,
ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अगर सपोज करिए कि इसकी डायरेक्शन इधर थी, मतलब वाई की तरफ, इसकी इधर की तरफ, तो जो डायरेक्शन आएगी वो के इधर की तरफ आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे हिसाब से इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ऐसे देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।